हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया बुक है जिसमें 7500 जीके जीएस दिया गया है, उसमें का स्मरणीय तथ्य जो कि वन लाइनर के रूप में रहेगा और ये VVI क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका अगला पार्ट और इसके पिछला जो पार्ट है पढ़ा दिया गया है। विधि आयोग के सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था। तो ये किया गया था 1926 ईस्वी में। अधिनियम कहेगा तो अधिनियम 1919 के तहत विधि आयोग के सिफारिश पे लोक सेवा आयोग के जो स्थापना किया गया था ये किया गया था 1926 में अधिनियम 1919 के तहत। और संघ लोक सेवा आयोग के कहेगा स्थापना संघ लोक सेवा आयोग का जो स्थापना किया गया था ये किया गया था 1950 में अधिनियम 1935 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहेगा तो 28 जनवरी 1950 में की गई थी। 28 जनवरी 1950 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया। तो ये बनाया गया था 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था और इससे पूर्व ये 1 सदस्यीय था। 1993 में क्या बनाया गया था? तो 3 सदस्यीय बनाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए ये इनका कार्यकाल होता है। भारत में ईवीएम की पहली बार प्रयोग किया गया था। तो केरल में किया गया था 1982 में। आगे बढ़ेंगे और कहेगा कि ईवीएम के प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोवा। VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? तो वोटर हो जाएगा वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया? तो 1993 से। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। पहली परिसीमन आयोग के गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। आगे जो है आगे दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, यानी कि पद के अनुसार ये क्रम दिया गया है, जो कि ये क्वेश्चन में हमेशा आते रहता है। ये क्या है? तो VVI है। पद के अनुसार पहले हो जाएंगे राष्ट्रपति, और इनसे जो छोटा पद किसका होता है? तो उपराष्ट्रपति के। और इनसे छोटा हो जाएंगे प्रधानमंत्री। पद के अनुसार ये सब है। इनसे छोटा हो जाएंगे अपने राज्यों में राज्यपाल, और इनसे नीचे होते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, और इनसे नीचे हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष के जो पद है ये दोनों के बराबर रहते हैं पद के अनुसार। कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्य के मुख्यमंत्री इनसे नीचे हो जाएंगे। और अंत में राजदूत। एक बार और देख लेते हैं। पद के अनुसार सबसे ऊपर हो जाएंगे राष्ट्रपति, इनके बाद उपराष्ट्रपति, इनके बाद प्रधानमंत्री, इनके बाद अपने राज्य में राज्यपाल, इनके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, और इनके बाद हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, और इनके बाद हो जाएंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्यों में मुख्यमंत्री, और लास्ट में राजदूत हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के जो गठन किया गया था ये किया गया था 1955 ईस्वी में, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो BG खरे थे। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 22 भाषाओं को। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है 21वां संविधान संशोधन 1967 में। आगे देखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया है 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है 92वां संविधान संशोधन 2003 में।
किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 350 के क में। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है? तो अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। और जो आपात स्थिति है ये किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से। राष्ट्रीय आपातकाल के उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 360 में। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 1 माह के अंदर। और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए और वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 2 माह के अंदर। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है। तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, और ये करेंगे राष्ट्रपति, निलंबित करेंगे राष्ट्रपति। और संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 1 माह के भीतर। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। भारत में पहली आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1962 में। कब? जब चीनी आक्रमण हुआ था, चीन के आक्रमण हुआ था भारत पे, उस समय पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 1962 में। दूसरी बार लगा 1971 और तीसरी बार लगा था 1975 में। और ये लगा था आंतरिक अशांति के कारण। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 2 माह के भीतर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो पहले लागू किया गया पंजाब 1951 में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 2 माह के भीतर। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। आगे है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ध्वज, गान, गीत और कैलेंडर, ये कब अपनाया गया उसे देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी के दर्जा कब दिया गया? 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब इसकी वैधानिक दर्जा दिया गया था? यानी कि दर्जा कब मिला था राष्ट्रीय जलीय जीव को, जो कि डॉल्फिन हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन, 5 अक्टूबर 2009 में। भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत 2002 में दिया गया था। वैसे जो राष्ट्रीय ध्वज है संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य 30 होते हैं, जिसमें सभी होते हैं लोकसभा के। और प्राक्कलन समिति के गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। और इसका अन्य नाम मितव्ययता समिति भी है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये होता है 1 वर्ष के। लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से होते हैं 7। लोकलेखा समिति के गठन किया गया था 1921 में, प्राक्कलन समिति के 1950 में। लोकलेखा समिति के सदस्यों के कार्यकाल होता है तो ये होता है 1 वर्ष के लिए। और लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इस दोनों समिति के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए। किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? तो लोकलेखा समिति को लघु लोकसभा के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे,
किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। समानतः किसे लोक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो विरोधी दल के नेता को। समानतः किसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो विरोधी दल के नेता को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? तो ये सौंपती है लोकसभा को। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? तो लोकसभा को सौंपती है। सार्वजनिक उपक्रमों समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है? तो इसमें भी 22 होती है और इसमें भी लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। आगे देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। कोई किस राज्य से? तो राजस्थान से, राजस्थान के नागौर जिला से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो इसका संबंध हो जाएगा पंचायती राज से। इसमें विषय की संख्या कितनी है? तो विषय की संख्या हो जाएगा 29। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये संबंधित है नगर पालिका से और इसमें विषय की संख्या कहेगा तो 18 हो जाएगा। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन था ये दोनों हुआ था 1992 में। लागू कब हुआ था? तो 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो 1/3। कितना की गई है? 1/3। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है? तो ये राज्य हो जाएगा बिहार। किस समिति ने किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी? तो ये हो जाएगा थुंगन समिति। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी? तो थुंगन समिति हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? तो ये समिति हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति। पंचायत किस सूची का विषय है? तो पंचायत ये राज्य सूची का विषय है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां। समिति देखेंगे और ये कब गठित हुआ था, वर्ष देखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति के गठन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। और बलवंत राय मेहता जो समिति था ये पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति दिया था द्विस्तरीय का। अशोक मेहता समिति गठन हुआ था 1977 में। पी.बी. के राय समिति के गठन कब हुआ? 1985 में। एल.एम. सिंधिया समिति का गठन कहेगा तो 1986 में हुआ था। और पी.के. थुंगन समिति कहेगा गठन कब हुआ था? तो 1988 में। ये महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने की बात कही थी, पी.के. थुंगन समिति। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उसका उल्लेख। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में हो जाएगा राज्यों एंड उनका संघ। राज्य और उसका संघ का उल्लेख अनुच्छेद 1 में मिलता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो नए राज्य के प्रवेश एवं स्थापना है। 3 में हो जाएगा राज्य क्षेत्रों के सीमा और नामों में परिवर्तन। राज्य क्षेत्रों के सीमा एवं नामों में परिवर्तन का उल्लेख अनुच्छेद 3 में मिलता है। अनुच्छेद 74 के संबंध हो जाएगा मंत्रिपरिषद का गठन से। मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 76 में क्या है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 76 में मिलता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 108 में क्या है? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन के जो प्रावधान है ये किया गया है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा के उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 111 में कहेगा तो सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति का उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया है। अनुच्छेद 112 क्या है? तो संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान अनुच्छेद 112 में किया गया है। यानी कि जो बजट शब्द है उसे उल्लेख ना होकर इसमें दिया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 123 क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अनुच्छेद 124 क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है।
आगे देखेंगे अनुच्छेद 129 हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 148 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। अनुच्छेद 169 में कहेगा तो विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन के बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 200 हो जाएगा विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 200 में मिलता है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो 213 में। वही राष्ट्रपति के कहेगा तो 123 में है। राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 214 में है। सर्वोच्च न्यायालय गठन का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के उल्लेख किस में मिलता है अनुच्छेद 233 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है, तो भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 266 में। और भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 267 में। वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, तो वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद किस में किया गया है तो अनुच्छेद 300 के क में। पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये क्या था तो मौलिक अधिकार था, वर्तमान में यह विधिक अधिकार था। पहले इसको रखा गया था किसके 19 के एफ में रखा गया है पहले, अब वर्तमान में 300 के क में। पहले यह क्या था तो मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 312 के संबंध किससे है तो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 312 में। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी अनुच्छेद 315 के तहत। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा निर्वाचन आयोग के उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 324 में। नागरिकों को मताधिकार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 326 में। लोकसभा में एसी एंड एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है तो अनुच्छेद 330 में। विधानसभा में एसी एंड एसटी का आरक्षण कहेगा तो अनुच्छेद 332 के तहत। लोकसभा में कहेगा तो 330 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 338 में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उल्लेख किया गया अनुच्छेद 338 के क में। पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु गठित आयोग के उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 340 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 में। संघ की जो आधिकारिक भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 343 में। संविधान संशोधन का उल्लेख करेगा किसमें मिलता है तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है। भाग इसका कहेगा भाग कौन सा है तो भाग 20 हो जाएगा। और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से तो साउथ अफ्रीका से। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी, तो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत हुआ था 1862 में। और भारत में पत्र मुद्रा की शुरुआत हुआ था 1806 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को। भारत में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन हुआ था तो पहली बार हुआ था 1949 में। और दूसरी बार कब हुआ था 1966 में। और तीसरी बार हुआ था 1991 में। और 1991 में 2 बार हुआ था। भारत में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन हुआ था 1949, दूसरी बार 1966, तीसरी बार 1991। और जो 1991 में हुआ था इसमें 2 बार हुआ। आगे देखेंगे भारत में नोट निर्गमन की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था 1956 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय कहेगा कहाँ पर स्थित है तो स्थित है मुंबई में। और मुंबई आरबीआई के कहेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय कब बना था 1937 में बना था। इससे पहले कहाँ पे था तो कोलकाता में था। कोलकाता से मुंबई किया गया 1937 में। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी अपनाया गया किस देश में तो फ्रांस में। कब तो 1954 में। आगे देखेंगे भारत में जीएसटी कब लागू किया गया 2017 में लागू किया गया था। कब 1 जुलाई 2017 में। और पहला राज्य कहेगा तो असम हो जाएगा।
भारत में लागू जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये आधारित है कनाडा देश के मॉडल पे। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? समिति के नाम हो जाएगा विजय केलकर समिति। और जीएसटी नंबर में अंकों की कुल संख्या कहेगा तो 15 अंक होता है। जीएसटी परिषद के गठन किया गया अनुच्छेद 279 के ए के तहत। आगे हो जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2016 में हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, ये लागू किया गया 1978 से लेकर 1980 में, 1978 से 80 ईस्वी तक। नई आर्थिक सुधार नीति को शुरू किया गया, नई आर्थिक सुधार नीति को शुरू किया गया था 1991 में। आगे हो जाएगा भारत में 14 बैंकों के, भारत में कहा कि बैंकों के पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, और इस समय किया गया था 14 बैंक के। उसके बाद जो 6 बैंक बचा, उसके बाद 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो उसके बाद 1980 में किया गया था। कितने बैंकों के? 1980 में किया गया था 6 बैंक के। पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, इसमें हुआ था 14 बैंक के राष्ट्रीयकरण, और उसके बाद 6 बैंक के राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है, तो भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। जड़त्व का जो माप है ये द्रव्यमान होता है, जड़त्व के माप द्रव्यमान होता है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो न्यूटन के कहा है कि न्यूटन के पहला गति से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। और न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम से, और दूसरा नियम होता है F बराबर ma। आगे देखेंगे जो बल के व्यंजक है F बराबर m होता है। प्रमुख ऊर्जा रूपांतरण करने वाला उपकरण, ऊर्जा के रूपांतरण करने वाला उपकरण देखेंगे। उपकरण हो जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बदलता है तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। सोलर सेल जो है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार कहेगा तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर कहेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल हो जाएगा, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखेंगे मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। बड़ा जी के मान कितना होता है? तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और छोटा जी के मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी के मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक होता है ध्रुव पे। और जी के मान न्यूनतम कहेगा तो ये होता है विषुवत रेखा पर। और जी के मान शून्य कहाँ पर होता है? तो जी के मान जो शून्य होता है ये होता है केंद्र पर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा उत्तोलक एवं उनके उदाहरण। इधर उत्तोलक है और इधर उदाहरण देखेंगे। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो जाएगा हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो जाएगा हैंडपंप, पिलास, कैंची और साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहेगा तो ये हो जाएगा सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन और एक पहिए वाला वाहन। तृतीय श्रेणी उत्तोलक के अंतर्गत आता है चिमटा और मनुष्य के हाथ। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग के मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और सौरमंडल के लिए पलायन वेग के मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग के मान कितना होता है? तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है चंद्रमा के लिए पलायन वेग के मान। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा
ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण हैं। तो जो ध्वनि तरंग है ये अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश तरंग कहेगा तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग ध्रुवण हो सकती है जो कि ध्वनि तरंगे ध्रुवण नहीं हो सकती है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड और कहेगा 760 हो जाएगा मिली घंटा। आगे देखेंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अश्रव्य तरंग। और 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं श्रव्य तरंग, जिसे मनुष्य सुनते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा अपवर्तन के कारण ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। वही मीटर में कहेगा तो मीटर में हो जाएगा 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। ये मीटर में हो जाएगा। प्रकाश वर्ष में कहेगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्तकाल जो ये क्या होता है तो बढ़ जाता है। आगे देखेंगे ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। और गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा के संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो गैस एवं द्रव्यों में ऊष्मा का जो संचरण होता है ये होता है संवहन विधि द्वारा। ऊष्मा की सर्वाधिक हानि किस विधि में होता है? तो ऊष्मा की सर्वाधिक हानि होता है संवहन विधि में। वायुमंडल गर्म होती है संवहन विधि के द्वारा। सबसे अधिक तरंगधैर्य होता है तो सबसे अधिक तरंगधैर्य लाल रंग का होता है। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़ेंगे, आगे है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा डायप्टर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी पूछेगा तो अधिकतम दूरी हो जाएगा अनंत, न्यूनतम दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करती है। तो पानी के अंदर हवा के जो बुलबुला है ये कार्य करती है अवतल लेंस के भांति और कार्य करती है अवतल लेंस के भांति और दिखाई देता है, यहाँ पर दिखाई होगा, दिखाई देता है उत्तल लेंस के भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहेगा तो ये हो जाएगा चांदी। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है तो बेलनाकार लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक के नहीं। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के प्रयोग करते हैं और इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। और निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना के कहाँ बनता है? तो आगे बनता है। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है तो कार्बन डेटिंग के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है परमाणु बम सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम के जो सिद्धांत आधारित है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन और कैडमियम के छड़ के प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट एवं भारी जल का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है तो ये जगह नाभिकीय संलयन। सूर्य एवं तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन हो जाएगा।
कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। भौतिकी राशि एवं उनके एसआई मात्रक तथा संकेत उसके बारे में देखेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा भौतिक राशि, यहाँ पे हो जाएगा एसआई मात्रक और यहाँ पे उसका संकेत है। ये 7 जो एसआई ये क्या है तो 7 मूल मात्रक है जो कि देखेंगे। लंबाई के एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर और इसका संकेत है छोटा m। द्रव्यमान के एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, संकेत कहेगा तो छोटा में हो जाएगा केजी। समय को होता है सेकेंड और इसका हो जाएगा संकेत एस। ताप के होता है केल्विन और इसका संकेत हो जाएगा बड़ा के। विद्युत धारा के एम्पियर होता है, इसका भी संकेत है बड़ा ए। ज्योति तीव्रता का कहेगा तो कैंडेला हो जाएगा, संकेत है सीडी। पदार्थ के परिमाप के एसआई मात्रक होता है मोल और इसका संकेत है जाएगा बड़ा MOL। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हो जाएगा खोज और उससे संबंधित वैज्ञानिक। परमाणु की खोज कौन किए थे तो परमाणु सिद्धांत ये दिए थे जॉर्ज डाल्टन। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकुरल। रेडियम की खोज किसने की थी तो मैडम क्यूरी। सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिया था आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था तो आइंस्टीन किए थे। क्वांटम सिद्धांत की खोज कौन किए थे मैक्स प्लांक। एक्स किरण की खोज कौन किए थे रोएंटगन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किए थे तो माइकल फैराडे। रमन प्रभाव की खोज कौन किए थे तो सीवी रमन किए थे। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो एस चंद्रशेखर ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे और इनको नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना उदाहरण है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा तो भार उसका अधिक हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। आगे देखेंगे प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापे थे रोमर ने। और प्रकाश के वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण क्या है तो ये हो जाएगा व्यक्तीकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है तो ये हो जाएगा क्वार्क। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है तो 6.023 × 10⁻23। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है तो 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्रव्य के ताप बढ़ाने पर कह रहा है कि द्रव्य के ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। और द्रव्य में अशुद्धि मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है तो बढ़ता है। एक आदर्श तरल की सैन्यता होती है तो एक आदर्श तरल की सैन्यता जो होती है ये होती है 0। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा ताप बढ़ाने पर द्रव्य की सैन्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ताप बढ़ाने से द्रव्य की सैन्यता क्या होता है तो घट जाता है। और गैस की तुलना में द्रव्य की सैन्यता क्या होती है तो अधिक होती है। गैस की तुलना में द्रव्य में सैन्यता क्या होती है अधिक होती है। और ताप बढ़ाने पर गैसों की सैन्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ताप बढ़ाने पर गैस की सैन्यता बढ़ता है और ताप बढ़ाने पर द्रव्य की सैन्यता क्या होती है तो घटती है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है तो ऊष्मा की हानि संवहन विधि में तेजी से होता है। वायुमंडल गर्म होता है या केतली में पानी गर्म होता है, ये दोनों गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा। बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो गलनांक उसका घटता है। आगे देखेंगे तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है तो तारों के टिमटिमाने के कारण हो जाएगा अपवर्तन। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले ललिमा का कारण क्या है तो सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाला ललिमा के कारण हो जाएगा अपवर्तन।
और उगते या डूबते समय जो सूर्य लाल दिखाई देते हैं इसका कारण हो जाएगा प्रकीर्णन, और पहले लगा देगा तो इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु के 3 मौलिक कण कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा एवं न्यूट्रॉन हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि 78% है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो आर्गन। आर्गन जो अक्रिय गैस है वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। और कहेगा कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा रेडॉन जो है ये अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं, तो जीनोन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। जीनोन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है और इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस। और वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस हो जाएगा रेडॉन। आगे देखेंगे, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा, और अक्रिय गैस कहेगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तो जीनोन हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, तो चांदी को विद्युत के सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप कहेगा तो पीटवा लोहा हो जाएगा। प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो प्राकृतिक जो रबर है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोल गैस मिश्रण है, तो कोल गैस मिश्रण हो जाएगा H2 प्लस मीथेन प्लस CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का। कोल गैस मिश्रण है H2 प्लस मीथेन प्लस CO। और प्रोड्यूसर गैस कहेगा तो CO प्लस N2 का मिश्रण है। जो प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा मिश्रण CO प्लस N2 के, और जल गैस मिश्रण हो जाएगा CO प्लस H2 का। ये तीनों क्वेश्चन आते रहता है, ध्यान में रखिएगा। कोल गैस कहेगा मिश्रण है तो H2 प्लस मीथेन प्लस CO का। प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा CO प्लस N2, और जल गैस हो जाएगा CO प्लस H2। सबसे उत्तम कोटि का कोयला किसे माना जाता है, तो एंथ्रासाइट को, कोयला को सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है अधिक होती है। LPG का प्रमुख घटक क्या है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। दूध से दही बनना ये उदाहरण है, तो ये किण्वन का उदाहरण है। परिवर्तन कहेगा तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ये क्षारीय होती है। और अधातु के ऑक्साइड के प्रकृति कहेगा तो अम्लीय हो जाएगा। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को।